नमस्कार दोस्तों, एनसीईआरटी सीरीज़ चल रहा था, उसमें थोड़ा-सा कुछ डिसकंटिन्यूटी आ गई थी, थोड़ा-सा अब वो कंटिन्यू होता है। चलिए आज हम लोग ज्योग्राफ़ी का 5वाँ अध्याय शुरू करते हैं, ठीक है? पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल के बारे में। जैसे देखिएगा हम लोग देखते हैं क्षोभ मंडल हो, संताप मंडल हो, आयन मंडल हो, बहिर्मंडल हो, तो इनकी क्या-क्या विशेषता है? इसके बारे में हम लोग विभिन्न प्रकार का परिमंडल के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है? तो देखिएगा क्या लिखा हुआ है कि जैसा कि आप पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं, पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन है। मानव यहाँ जीवित रह सकता है क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक तत्व क्या है? बोला जाता है कि जो मनुष्य का शरीर है, पंच तत्व से निर्माण हुआ है। तो यहाँ पे जो आवश्यक तत्व है क्या है? भूमि, जल, हवा पृथ्वी पर मौजूद है। यही कारण है जिससे यहाँ जीवन क्या करता है? एग्ज़िस्ट करता है। पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे क्या कहते हैं? भूमंडल। तो ये लिथोस्फीयर हो गया है ना, जहाँ पे रहते हैं। गैस की परतें जो पृथ्वी के चारों ओर से घिरी रहती है उसे क्या बोला जाता है? वायुमंडल। ठीक है, एटमॉस्फेयर है ना, जहाँ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी गैस पाई जाती है। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल है जिसको क्या बोला जाता है? जलमंडल या फिर हाइड्रोस्फीयर, है ना। तो जलमंडल में जल सभी अवस्थाएं जैसे बर्फ, जल, जलवाष्प 3 अवस्था है में सम्मिलित है। जीवमंडल पर सीमित क्षेत्र है। जीवमंडल देखिएगा ऐसा एक कनेक्शन पॉइंट मान सकते हैं, एक ट्रांजिशन जोन जो सबको टच करता है। हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर, है ना। तो ये जैवमंडल कहलाती है, जीवमंडल कहलाती है, जहाँ स्थल, जल, हवा एक साथ मिलते हैं ना, ट्रांजिशन पॉइंट जहाँ एक साथ मिल रहा है वही आपका जीवमंडल कहलाया। ठीक है। अब चलते हैं भूमंडल। तो भूमंडल के बारे में देखिएगा, पृथ्वी की ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। यह भूपर्पट्टी की चट्टानी मिट्टी की पतली परतों का बना होता है जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो भूमंडल समझ गए क्या है? एक पृथ्वी की जो परपट्टी है, ठोस पदार्थ है ऊपर वाला, जहाँ पे आपका मिट्टी है, पोषक तत्व भी मिलते हैं जिससे जीव, चाहे पेड़ पौधे हो या फिर मनुष्य हो या अन्य प्राणी हो, सबको पोषक तत्व प्राप्त होते हैं इन्हीं मिट्टी के माध्यम से। यही क्या कहलाएगा? भूमंडल, लिथोस्फीयर, है ना। पृथ्वी की सतह को 2 भागों में बाँटा जा सकता है। जो बड़े भाग आपका आद्र महाद्वीप भाग और एक होता है आपका महासागरीय बेसिन। तो महासागर बेसाल्ट रॉक से आपको पता है, अवसादी रॉक से ये सारा फॉर्मेशन हो रहा है। महासागर बेसाल्ट वाला, अवसादी महाद्वीपीय वाला, है ना। तो बड़े जलाशय महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। विश्व के मानचित्र को देखिए तो हम लोग देखते हैं कि जैसे पैंथलासा हो, और किस प्रकार पहले जो आपका दिया गया है कि किस प्रकार महाद्वीप का किस प्रकार विस्तार हुआ, ठीक है? तो समुद्र जल जल का तल सभी जगह समान होता है। स्थल की ऊँचाई को समुद्र तल से मापा जाता है। देखिए समुद्र का जल ही बेसिक स्टैंडर्ड पॉइंट है, बेसिक पॉइंट इसलिए माना जाता है क्योंकि इसकी ऊँचाई हर पॉइंट पर क्या होती है? सेम होती है ना? जबकि पृथ्वी की जो स्थल है, स्थल भाग में कोई भाग क्या है? ऊँचा हो सकता है, कोई भाग क्या हो? नीचा हो सकता है। तो एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट के लिए समुद्र को ही माना जाता है, समुद्र तल से ही मापा जाता है, ठीक है? चलिए अब यहाँ ये देख लीजिएगा, थोड़ा-सा जैसे ये पोर्शन, इसमें है आपका क्या है? अ, ये आपका भूमध्य रेखा हो गया, कर्क रेखा, मकर रेखा, ये दक्षिण अमेरिका, उत्तर अमेरिका, ठीक है? इसको विषुवत वृत्त भी बोलते हैं ना। तो अफ्रीका से तीनों जगह पास होता है। उसके बाद आप देख लीजिएगा, जैसे यहाँ पे यूरोप हो गया, ये वाला पार्ट आपका एशिया हो गया, ये अफ्रीका है, ठीक है? उसके बाद ये ऑस्ट्रेलिया है। चलिए इसके बारे में विस्तृत हम चर्चा करेंगे आगे। आगे आ जाते हैं यहाँ पे। विश्व का सबसे ऊँचा देखिएगा, सबसे ऊँचा जो शिखर है माउंट एवरेस्ट है। समुद्र तल से 8,848 मीटर, कभी-कभी इसका जो मेजरमेंट है कोई बोल रहा है 8,850 मीटर। ये थोड़ा-सा क्योंकि इवॉल्व हो रहा है, ये आपका क्या आपका है, ये एक प्रकार का ऐसा माउंटेन है जो ज्वालामुखी उद्गार से उत्पन्न हुआ है ना। तो ये फॉल्ट ना बल्कि क्या है, ये एक प्रकार का वलित पर्वत है ना। तो वलित पर्वत में हम लोग जानते हैं कि किस प्रकार महाद्वीपीय प्लेट, महासागरीय प्लेट के आपस में मिलने के कारण ज्वालामुखी उद्गार से होता है ना। विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर मरियाना गर्त है जिसकी गहराई आप 11,022 मीटर है। क्या आपने कभी कल्पना की समुद्र की गहराई पृथ्वी की सबसे ऊंचे कितनी अधिक है? तो पृथ्वी के जो सबसे ऊंचे आपका माउंट एवरेस्ट से भी ज़्यादा ऊंचा है ना। अब आते हैं महाद्वीप के बारे में, देख लेते हैं कि महाद्वीप 7 प्रमुख महाद्वीप है। ये विस्तृत जलराशि के एक दूसरे से अलग है। महाद्वीप जैसे एशिया हो गया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिक, है ना, अंटार्कटिका, ये 7 प्रकार का महाद्वीप हो गया। विश्व के मानचित्र को ध्यान से देख लिए हम लोग, है ना। कोई जैसे उत्तरी गोलार्ध यानी विषुवत वृत्त के जो ऊपर वाला पार्ट है आपका उत्तरी गोलार्ध, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और ये दक्षिणी गोलार्ध, ये साउदर्न हेमिस्फीयर, है ना। तो एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल की 1/3 भाग में फैला है। यह एशिया का जो 1/3 आपका पोर्शन कवर किया है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से गुजरती है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है जो यूरोप को अलग करता है।
एशिया और यूरोप को अलग करने वाला जो पर्वत श्रेणी है वो कौन है? यूराल पर्वत है ना। और यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया कहा जाता है। यूरेशिया, यू से आप यूरोप और एशिया से एशिया, तो यूरेशिया हो गया ना, संयुक्त भूमि। तो यूरोप एशिया का छोटा भाग है, छोटा है, एशिया से बहुत छोटा है ना। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। यह 3 तरफ से जल से घिरा है। विश्व के मानचित्र देखिए इसकी स्थिति। अफ्रीका, अफ्रीका एशिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। विश्ववृत्त यानी कि 0 डिग्री अक्षांश महाद्वीप में लगभग मध्य भागों में से होकर गुजरती है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो हम लोग देखते हैं कि अफ्रीका का जो बहुत सारा भाग पार्ट है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर उत्तरी गोलार्ध में, कुछ पार्ट आपका दक्षिणी गोलार्ध में ना। अ, आप देखेंगे ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, विषुववृत्त और मकर रेखा, तीनों रेखाएं गुजरती है ऐसी, है ना, अफ्रीका से। सहारा रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान। तो याद रखिएगा, रेगिस्तान 2 प्रकार की होती है, गर्म और ठंडा, है ना। तो ऐसा नहीं केवल जहाँ बालू है, बालू है, बालू केवल वही रेगिस्तान है, बल्कि जहाँ बर्फ हुआ है, बर्फ से भरा हुआ काफ़ी विशाल क्षेत्र, वो भी आपका रेगिस्तान है, लेकिन वो ठंडा रेगिस्तान में आ जाएगा, ठीक है। जो कि अफ्रीका में स्थित है। यह महाद्वीप चारों तरफ समुद्रों और महासागरों से घिरा है। विश्व के मानचित्र को देखिए, आप देखेंगे कि विश्व की सबसे लंबी नदी नील अफ्रीका से होकर गुजरती है। और अफ्रीका का मानचित्र देखिए, बताइए कर्क रेखा, मकर रेखा, विश्व किन किन भागों से होकर गुजरती है। उत्तर अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिण अमेरिका से एक सक्रिय गली से, जिसे पनामा जल संधि यानी पनामा कनाल से क्या होता है, ये एक दूसरे से अलग होती है। देखिए यहाँ पे पनामा कनाल है, ठीक, ये आपका पनामा जल स्थल संधि है, ठीक है। देखिएगा उसके बाद यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी और पश्चिम गोलार्ध पर स्थित है। यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं अटलांटिक है, और इधर वाला जो पोर्शन है वो क्या है आपका प्रशांत महासागर, है ना। और उसके बाद देखिए दक्षिण अमेरिका के बारे में हम लोग देख लेते हैं। दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इससे पूर्व एवं पश्चिम भाग 2 महासागरों में स्थित है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, याद रखिएगा, ये यहाँ जो एंडीज है, यहाँ ऊपर में आपका रॉकी है, ठीक है, ये एंडीज है, ये याद रखिएगा। और उत्तर से दक्षिण में फैला है, ठीक है। यह दक्षिण अमेरिका का विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन बहती है, यहाँ अमेजन नदी है, ठीक है, अमेजन नदी। चलिए आगे आते हैं। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप। तो एक बात क्लियर हो गया कि छोटा महाद्वीप कौन है? ऑस्ट्रेलिया, जो पूरी तरह समुद्र से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। या देखिए पूरी तरह दक्षिणी गोलार्ध में है, याद रखिएगा, ये उत्तरी गोलार्ध में नहीं। यह चारों तरफ महासागरों और समुद्रों से घिरा हुआ है। इसे द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है ना, क्योंकि महासागर और समुद्र से घिरा हुआ। अंटार्कटिक एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, दक्षिणी ध्रुव पर इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। क्योंकि यह दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में स्थित है, इसलिए हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है। यहाँ किसी भी प्रकार का स्थायी मानव निवास नहीं है। बहुत से देश शोध केंद्र है। तो भारत का जो शोध केंद्र है उसका नाम क्या है आपका? एक मैत्री है और दूसरा दक्षिण गंगोत्री। उसके बाद हम लोग आते हैं जलमंडल, ठीक है, हाइड्रोस्फीयर के बारे में। तो हम लोग जानते हैं कि महासागर, और जो कि आपका अगर पूरा जल का भाग देखते हैं कि जल सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो महासागरों में जल आपका फैला है, ठीक है। उसके बाद पीने योग्य पानी जो अलवणीय है 0.03%, हिम चादर के रूप में 2.77, ठीक है, ये सारा पोर्शन है। और महासागर में 97.2%। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी पे 71% भाग जल है और 29% भाग स्थल है। जलमंडल में जल के सभी रूप उपस्थित है। इसमें महासागर एवं नदियों, झील, हिमनदों, भूमिगत जल, वायुमंडल में जलवाष्प। याद रखिएगा वायुमंडल में भी जलवाष्प काफ़ी बड़े पैमाने पर है। ये नदियों में जितना जल है उससे भी ज़्यादा है। तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% भाग से अधिक भाग आपका महासागरों में पाया जाता है। वो इतना अधिक खारा है कि आप इसका इस्तेमाल सीधे तौर पर नहीं कर सकते, मानव का उपयोग में नहीं आ सकता है। शेष जल बहुत बड़ा भाग है, बर्फ की परतें, हिम नदियों, भूमिगत जलों के रूप में पाया जाता है। जल का बहुत कम भाग अलवणीय रूप में पाया जाता है, जो जिसे मनुष्य इस्तेमाल करता है। यही कारण है कि इसे नीला ग्रह कहा जाता है, क्योंकि अत्यधिक मात्रा में जल पाई जाती है। लेकिन महासागरों में, महासागर जलमंडल का मुख्य भाग है, ये आपस में एक जुड़े होते हैं। महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है। तरंगें, ज्वार भाटा, महासागरीय धाराएं। महासागरीय जल 3 प्रमुख गतियाँ हैं, बड़े से छोटे आधार के क्रमशः 5 महासागर हैं। तो 5 महासागर याद रखिएगा। एक हो गया प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर और आर्कटिक महासागर, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग, प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर, यह पृथ्वी के 1/3 भाग में फैला है, ठीक है, ये 1/3 भाग में फैला है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मरियाना प्रशांत महासागर में स्थित है। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर दक्षिण अमेरिका इनके चारों ओर स्थित है, ठीक है। तो ये लगभग वृत्ताकार है। और अटलांटिक महासागर एस के अक्षर जैसा है ना, तो अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरे सबसे बड़ा महासागर, या अंग्रेजी अक्षर एस के अक्षर के आकार का है। पश्चिमी किनारे पर उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका और पूर्वी किनारे पर यूरोप एवं अफ्रीका अटलांटिक महासागरों की तट पर बहुत अधिक तंदुरित है। देखिए ये वाला क्षेत्र डबलिन है, बेलफास्ट है, ठीक है। उसके बाद देखिए यह अनियमित तंदुरित तटरेखा प्राकृतिक पोताश्रय पतनों के लिए आदर्श स्थिति है। व्यापार की दृष्टि यह सबसे व्यस्त महासागर है। तो व्यापार की दृष्टि से आपका ये जो अटलांटिक महासागर है वो सबसे व्यस्त महासागर है ना।
तो हिंद महासागर भी एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश अर्थात भारत के नाम पर पड़ा गया है। यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है, इस प्रकार है, ठीक है। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि भारत की स्थिति यहाँ पे है, उसके बाद ये अरब सागर, यहाँ हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, इसको कवर किया, लगभग त्रिभुजाकार है ना। तो इन दक्षिण महासागर अंटार्कटिक महाद्वीप के चारों ओर से जो घिरा है, यह अंटार्कटिक महाद्वीप के की ओर 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक फैला हुआ है, ठीक है। उसके बाद आर्कटिक महासागर उत्तरी ध्रुव वृत्त में स्थित है। यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला है। यह प्रशांत महासागर के छिछले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा है, जिसे बेरिंग जल संधि कहा जाता है ना। तो जो हम लोग देखते हैं रूस अलास्का और अमेरिका का जो अलास्का है, रूस का जो क्षेत्र कोई पोर्शन है जो क्या है जुटता है, और वो जो जुटता है वो कौन सा जल संधि से, बेरिंग जल संधि है ना। उसके बाद आते हैं वायुमंडल। वायुमंडल में देखिए कि विभिन्न प्रकार की परतें होती है, और विभिन्न प्रकार की परतों के आधार पर यह विभिन्न भिन्न घटनाएं घटती है। जैसे आपका क्षोभ मंडल हो गया, संताप मंडल, यहीं पे आपका ओजोन परत है ना, मध्य मंडल है, आयन मंडल और बहिर्मंडल है ना। तो क्षोभ मंडल में बहुत सारे जो मौसम घटनाएं घटित होती है वो आपका क्षोभ मंडल। मौसम घटना से परे संताप मंडल, जहाँ पे वाहन हवाई जहाज उड़ते हैं, उसके लिए आदर्श स्थिति होती है, और साथ ही साथ आपका ओजोन परत ही भी आपका कहाँ पाया जाता है, संताप मंडल। मध्य मंडल में यह तापमान ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है। आयन मंडल में आप जानते हैं आयन बहुत ज़्यादा पाया जाता है, तो इसलिए रेडियो वेव्स को ट्रांसमिट करने के लिए आयन मंडल का, आयनोस्फीयर का इस्तेमाल किया जाता है ना। वायुमंडल हमारी पृथ्वी चारों ओर गैस से एक परत से घिरी हुई, जिसे वायुमंडल कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए वायु की पतली परत इस ग्रह का महत्वपूर्ण अटूट भाग है। यह हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिससे हम लोग सांस लेते हैं। यह वायुमंडल लोगों को सूर्य की कुछ हानिकारक विकिरण से बचाता है। लगभग 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। वायुमंडल को एक घटकों, तापमान, अन्य के आधार पर 5 परतों में बांटा जाता है। पृथ्वी की सतह से शुरू होते हैं क्षोभ मंडल, संताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। याद रखिएगा, मौसम की सारी घटनाएं क्षोभ मंडल में होती है ना। उसके बाद देखिए क्षोभ मंडल की ऊंचाई ऐसा है कि अलग अलग, जैसे भूमध्य रेखा और ध्रुव, इन दोनों पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई अलग अलग है। जैसे भूमध्य रेखा पर आपका संवहनीय धाराएं चलती है, हवा चलती रहती है, इसलिए ऊंचाई थोड़ा ज़्यादा है, जबकि ध्रुव पर इसकी ऊंचाई कम हो जाती है ना। वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का बना है, जो कि साफ और शुष्क हवा का 99% भाग है। आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78, ऑक्सीजन 21, दूसरी गैस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन इत्यादि 1% मात्रा से भी कम है। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है, जबकि नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड भी बहुत कम मात्रा में है, लेकिन यह पृथ्वी की द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है, जिससे पृथ्वी गर्म रहती है, ठीक है। उसके बाद देखिए यह पौधों की वृद्धि के लिए भी आवश्यक है नाइट्रोजन। ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है। यह घनत्व तो समुद्र तल पर सबसे अधिक होता है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तेजी से साथ घटता है। आप जानते हैं कि पर्वतारोहियों को हवा के घनत्व में कमी होने के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है। ऊंचाई पर सांस लेने की कठिनाई, ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाना पड़ता है, देखिएगा। उसके बाद दो ऊपर की ओर जाते हैं तापमान भी घटता है। वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है। यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है। कुछ क्षेत्रों में हमें अधिक दाब महसूस होता है, जबकि कुछ क्षेत्रों में कम। और जानते हैं कि वायु की जो गति है वो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर होती है ना। गतिशील वायु को ही पवन कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए जीवमंडल। अब आते हैं जीवमंडल के बारे में, बायोस्फीयर है ना। तो जीवमंडल स्थल, जल और हवा बीच का एक सीमित भाग है। यह वह भाग है जहाँ जीवन मौजूद है। यहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियाँ सूक्ष्म जीव, बैक्टीरिया से लेकर स्तनधारियों के आकार में पाई जाती है। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे के साथ वायुमंडल से जुड़े हैं। जीवमंडल के प्राणी दो भागों में, जंतु जगत और पादप जगत में विभक्त किया जा सकता है। पृथ्वी के ये तीनों परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं, एक दूसरे को किसी न किसी रूप से प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए लकड़ी तथा खेती के लिए वनों को काटा जा, तो इसके ढलुआ भाग मिट्टी का कटाव तेजी होने लगता है। इसी कारण प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप से पृथ्वी की सतह में परिवर्तन, हाल ही में सुनामी के कारण अंडमान निकोबार के द्वीप से कुछ भाग पानी में डूब गया। झील और नदियों के दूषित पदार्थों से प्रभावित होने के उनका जल मानव इस्तेमाल के लायक नहीं रह जाता है। यह जल दूसरे जीवों को भी नुकसान पहुंचाता है। चलिए आप देखते हैं कि उद्योगों, तापीय विद्युत संयंत्रों, गाड़ियों का उत्सर्जी पदार्थ को वायु को प्रदूषित करता है। कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होती है। तो यहीं पे आपका ग्लोबल वार्मिंग का कंसेप्ट आ जाता है, क्योंकि आप देख लीजिएगा कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, ठीक है। और ये सारे जो केमिकल्स है, और आपका H2O जल वाष्प हो गया, ये क्या है करता है, ये करता है आपका जो आपका पृथ्वी के तापमान को रोकता है, और पृथ्वी के तापमान जो भी बढ़ाने में इन सारे गैसों की योगदान होती है ना। उसके बाद देखिएगा कि इसलिए भूमंडल, वायुमंडल, जलमंडल के बीच प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने की पृथ्वी संसाधनों की उपयोग आवश्यकता है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, कमेंट जरूर कीजिएगा कि कैसा पढ़ाई बढ़िया चल रहा है, या फिर थोड़ा जो पढ़ाई में थोड़ा जो पेस है वो धीरे कर दिया जाए, या तेज़ बढ़ा किया जाए, उसके बारे में थोड़ा कमेंट कीजिए।
तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।